नमस्कार दोस्तों, रोहित है। मैं उम्मीद करता हूं कि 71वीं बीपीएससी की तैयारी में आप लोग कमर कस के लग गए होंगे। मुश्किल से 60 दिन बचा हुआ है। देखो, पढ़ना तो पड़ेगा। अभी से कमर कस लेंगे तो सफलता मिल जाएगा। एक वसीम बरेलवी की लाइन है कि आंखों को मूंद लेने से खतरा नहीं जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा नहीं जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा। असफलता जो है आपको अंदर से तोड़ कर रख देगा। मौका है, अपने आप को झोंक दीजिए, गला दीजिए, पर सफलता को बहुत नजदीक से आप हासिल कर सकते हैं। 60 दिन के अंदर आप हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर तुम 70th बीपीएससी के प्रश्न पत्र को देखोगे और सारे प्रश्नों पत्र को एनालाइज करना स्टार्ट करते हो, तो साइंस एक वो सेगमेंट है जो डिसाइडिंग है। 30 क्वेश्चन साइंस का पूछता है। अगर तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो और तुमको 27 से कम क्वेश्चन सही करते हो तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। साइंस का स्टूडेंट हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, तो 27 नंबर तुमको आना चाहिए। अगर लिटरेचर बैकग्राउंड के लोग हो तो 25 नंबर तो तुमको मिनिमम लेकर आना ही चाहिए। 25 से कम नहीं ला सकते हो। तो आप बोलेंगे सर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप बीपीएससी के पैटर्न को देखेंगे तो बीपीएससी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। आप 70वीं का प्रश्न पत्र देखें, री का प्रश्न पत्र देखें, बीपीएससी जितना एग्जाम कंडक्ट किया है उसके प्रश्न पत्र को देखें, इट रिवॉल्व्स अराउंड थीम। उस थीम के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। और मैं अभी प्रूफ करके आपको बता दूंगा कि कैसे उसके एक ही क्वेश्चन को बार बार डिफरेंट तरीके से वो पूछता है। पहले हम आपको, इसके पहले जो नए वीडियो देख रहे हैं, आप पहले जाकर पुराना वीडियो देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने कुछ बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स का। अब जैसे देखो, अगर हम केमिस्ट्री लेते हैं, केमिस्ट्री में लोग बहुत परेशान रहते हैं कि सर केमिस्ट्री को कैसे करें। उसी तरह से फिजिक्स ले लेंगे अगर आपको पसंद आएगा तो, उसी तरह से बायोलॉजी ले लेंगे अगर आपको पसंद आएगा तो। जैसे केमिस्ट्री में देखो, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पर अगर बीपीएससी का पर्टिकुलर तुम थीम देखोगे तो पर्टिकुलर एरिया से वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे कोलवाइड से क्वेश्चन पूछेगा, मिनरल्स एंड और स्टार मार्क करके रख लो, इससे क्वेश्चन पूछता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट से उसको गजब मोहब्बत है, खूब क्वेश्चन पूछता है। एलवाइज में तुम ट्रिपल स्टार मार लो, खूब क्वेश्चन पूछता है। पॉलीमर से पूछता है, एक्सप्लोसिव से पूछता है, टीएनटी वगैरह से पूछता है। फूड प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट से आपसे क्वेश्चन पूछता है। वैक्सिंग से क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट थीम है उसका। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपसे पूछ ही लेता है, एक आध क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का होता है। पॉल्यूशन उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है। ग्लोबल वार्मिंग आपसे पूछता है, ग्रीन हाउस गैसेस पूछता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस पूछता है। तो अब अगर पूरे पेपर को देखोगे तो बहुत है। जैसे आपके कार्बन एंड कंपाउंड है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उससे कम क्वेश्चन पूछता है। हम ये बोल रहे हैं कि हम जो टॉपिक्स आपको बता रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि आप फुल में फुल नंबर लेकर आएंगे, पर हम आपको इतना बता रहे हैं कि जो हम थीम्स आपको बता रहे हैं, अगर उस थीम्स को आप करेंगे तो आप इतना तो जरूर लेकर आएंगे कि प्रीलिम्स का कट ऑफ बहुत कंफर्टेबली आप क्लियर कर सके। तो आप बोलेंगे कि आप जो बोल रहे हैं हम कैसे बात मान ले, यही थीम्स हैं, हम सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज हम एक एलवाई लेते हैं जिसको हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं। एलवाइज में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, अभी हम आपको देखकर बताएंगे और आपको होमवर्क भी देंगे। आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठाइएगा, कोई भी मॉक उठाइएगा, आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा। जैसे एलवाई में उसका पता है कि भाई ब्रोंज ब्रास उसका फेवरेट एरिया है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। आयरन से उसका फेवरेट एरिया है, क्वेश्चन बनाएगा। कोरोजन और रस्ट से क्वेश्चन बनाएगा और गैल्वेनाइजेशन से क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर हमको फोकस करना है एलवाई पढ़ते वक्त, तो हम एलवाई में ये 4 टॉपिक को अगर अच्छे से कवर करेंगे तो हम क्वेश्चन को निकाल ले आएंगे। तो आप बोलेंगे कैसे? आप एनालिसिस को देखिए। ये 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन है, ब्रास पर क्वेश्चन है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, सीडीपीओ 2018। स्टेनलेस स्टील आयरन, द रस्टिंग ऑफ द आयरन। हम कह रहे हैं कि हम आपको 50 क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि हम कैसे मान लेंगे आपका कि आप जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं? आप जाकर एक किताब है तर्कस, मैग्रो हिल से आता है, पेज नंबर 508 पर जाकर आप देख लीजिएगा। यहां पर हम लोगों ने दे दिया है एलवाइज के बारे में, सारा उसी थीम के अबाउट रिवॉल्व करेगा। और ये वो क्वेश्चंस रहेंगे जो बीपीएससी जितना एग्जाम कंडक्ट किया है, जुडिशरी का, असिस्टेंट इंजीनियर का, सैनिटरी का, प्रोजेक्ट मैनेजर का, सबका क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे करना है। आप फिर हमको बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं। जैसे देखो, एलवाई होता क्या है, मिश्र धातु होता क्या है। जैसे हम कोई एक मेटल लेते हैं, साथ में कोई हम नॉन मेटल ले लेते हैं, साथ में कोई और नॉन मेटल टू ले लेते हैं, तो हमको क्या बन रहा है? एलवाई बन रहा है, एक मिश्र धातु बन रहा है। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, बस होल्ड करिए। फिर हम एक मेटल ले लेते हैं, साथ में भी एक मेटल ले लेते हैं, साथ में दूसरा मेटल ले लेते हैं, ये भी एक एलवाई बन रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि एलवाई क्या हो रहा है। जैसे अगर कोई स्वर्ण पदक जीतता है
सिल्वर मेडल जीतता है, ब्रॉन्ज मेडल जीतता है। ब्रॉन्ज कुछ नहीं है, एलवाई का ही उदाहरण है। अरे और तो और छोड़िए, जो आप ग्रिल आपका जो घर के सामने लगा होगा वो स्टेनलेस स्टील का होगा, वो एक एलवाई है और कुछ नहीं है। आप अगर देखेंगे तो शोल्डर, जो आपका इलेक्ट्रिशियन घर पे आता है और सोल्डरिंग करता है, वो कुछ नहीं है, एक एलवाई है। तो एलवाई से हम और आप भरे पड़े हैं। वो छोड़िए, आप जो गहना पहने हुए हैं, अंगूठी पहने हुए हैं सोने का, वो भी एलवाई है। इसका मतलब कि मेटल किसी और मेटल के साथ मिल रहा है, मेटल कोई नॉन मेटल के साथ मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहा है। जो नया सब्सटेंस बन रहा है वही एलवाई है, जिसको आप मिश्र धातु बोलते हैं। तो आप बोलेंगे सर बात तो समझ में आ गया, पर टेक्निकल डिफिनेशन तो आपने कुछ दिया नहीं। देखो भाई, टेक्निकल डिफिनेशन ये है कि एलवाई जो है एक होमोजीनियस सब्सटेंस है। होमोजीनियस सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि आप उसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्टेनलेस स्टील है तो आप उसमें फिजिकली कार्बन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, आयरन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्रोमियम मैंगनीज को नहीं सेपरेट कर सकते हैं। तो आप बोले फिर हेटेरोजीनस क्या होता है, ये बता दो तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम एक पानी लेते हैं, पानी में तेल डाल देते हैं, आप फिजिकली दोनों को सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर, बट दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सो व्हाट इज टू बी कैटेगोरिकली नोटेड दैट द एलवाई इज होमोजीनियस इन इट्स कंपोजिशन। पहला बात। Then the question must be coming to your mind, why do we need LY in the first place? क्यों हमको LY की जरूरत है? जैसे अगर आप प्योर आयरन को लेते हैं, what is the purest form of the iron, my dear friend? The purest form of the iron is called as the wrought iron. wrought iron में 99.5% के आसपास आयरन होता है, तकरीबन। तो अगर हम प्योर आयरन को लेते हैं तो प्योर आयरन में हम ये पाएंगे कि प्योर आयरन बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है। मेलिएबल मतलब क्या होता है? जिसको आप मार के चदरा बना सकते हैं, जिसको बीट करके आप थिन शीट में बना सकते हैं। प्योर आयरन को आप देखते हैं कि प्योर आयरन बहुत डक्टाइल होता है। व्हाट डू मीन बाय द डक्टिलिटी? मतलब आप उसको लेके एक तार के रूप में खींच सकते हैं। तो आयरन किस चीज के लिए जाना जाता है? आयरन इज नोन फॉर द रोबस्टनेस, टफनेस, हार्डनेस। पर यहां पे आप जो प्योर आयरन को देख रहे हो तो डक्टाइल है, मेलिएबल है। इट इज नॉट सर्विंग द पर्पस। और तो और छोड़िए, आप अगर 24 कैरेट सोना की बात करते हैं, लोग बोलता है कि 3 हार तक पहनो ब्याह में, कमर तक हम पहनेंगे हार। जो 24 कैरेट सोना की तुम बात करते हो, 24 कैरेट सोना कोई काम का नहीं है। 24 कैरेट सोना में कुछ ना कुछ आपको मिक्स करना पड़ेगा। यूजुअली आप देखते हैं कि 18 कैरेट का गोल्ड बनता है या 22 कैरेट का सोना बनता है। क्यों? इसका मतलब कि 2 कैरेट अगर 22 कैरेट का सोना है तो उसमें 2 कैरेट कुछ और मिक्स हो रहा है। क्या मिक्स हो रहा है? आप कॉपर मिक्स कर रहे हैं या सिल्वर मिक्स कर रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछे कि ज्यादा कॉपर मिक्स किया जाता है मोस्ट ऑफन कि सिल्वर मिक्स किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम लोग कॉपर को मिक्स करते हैं ज्यादातर। कॉपर और सिल्वर दोनों को मिक्स करते हैं। तो 22 कैरेट में आप कुछ ना कुछ मिक्स कर रहे हैं। 22 कैरेट सोना है, हमने 2 कैरेट इसको मिलाया, तब जाकर हमारा अंगूठी बनने लायक हुआ, गहना बनने लायक हुआ। इसका मतलब कि एलवाई जो है उसका एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टी होता है। जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसका एक अलग प्रॉपर्टी होता है, और वो जो हमारे यूज का सब्सटेंस बनता है। तो ये बात समझ में आ गया कि बहुत चीजें हैं जो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हमारे यूज की नहीं है, उनको यूज में लाने के लिए हमें उनको कुछ ना कुछ चीजों से ऐड करने की जरूरत है। और जो ऐड करके जो सब्सटेंस बनता है उसको हम मिश्र धातु बोलते हैं, एलवाई बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। एंड एलवाई आर होमोजेनियस इन द नेचर। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको ऑप्शन से एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। तो आप बोलेंगे सर अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम एक आयरन को लेते हैं, Fe मतलब आयरन हो गया। इस आयरन में जब हम कार्बन को ऐड कर देते हैं तो हमको एक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है स्टील। ये जो आयरन है इसमें हमने कार्बन को ऐड करा। कार्बन कितना? लेस देन 2%। जब लेस देन 2% कार्बन क्यों ही हम ऐड कर रहे हैं? वाई नॉट 4%, वाई नॉट 5%, वाई नॉट 6%? जैसे जैसे तुम कार्बन की मात्रा को बढ़ाओगे वो चीज ब्रिटल बनते जाएगा। व्हाट डू मीन द ब्रिटलनेस? मतलब आप उसको उठा के पटकेंगे वो टूट के कांच की तरह बिखर जाएगा। इसका मतलब कि एक लिमिटेशन है कि 2% तक ही हम उसमें जब कार्बन को डालते हैं तो उसमें एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी आता है और उसको हम स्टील बोलते हैं। पर एक वैज्ञानिक हुआ, जो वैज्ञानिक हुआ उसका नाम है हैरी ब्रियरले। 1913 में एक वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम है हैरी ब्रियरले। ये बोला कि भाई देखो स्टील तो ठीक है, पर इस स्टील में अगर तुम निकल को डाल देते हो, अगर तुम क्रोमियम को डाल देते हो, निकल जो है उसको नॉन मैग्नेटिक बना देगा, जो क्रोमियम जो है उसको कोरोजन रेजिस्टेंस बना देगा। ऐसा स्टील जो कोरोजन अवरोधक है, मतलब जिसमें कोरोड नहीं होता है, जिसमें रस्ट नहीं लगता है, कोरोड नहीं होता है, जो नॉन मैग्नेटिक है, उसको बोला कि इसको हम स्टेनलेस स्टील कहेंगे। तो यहां से एक चीज बहुत स्पष्ट हो गया हम लोगों का कि सर
आयरन में जब हम कार्बन डालते हैं तो स्टील बनता है, स्टील में हम निकल डालते हैं, क्रोमियम डालते हैं, मुख्य रूप से अगर क्रोमियम डालते हैं तो उसको रस्ट रेजिस्टेंट बना देता है, कोरोजन रेजिस्टेंट बना देता है, उसको हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। ये क्या है? ये एलॉय है। आयरन प्योर फॉर्म में यूज करने लायक नहीं था बिकॉज इट इज डक्टाइल, इट इज मैलिएबल, बट व्हेन इट इज बिकमिंग एज अ स्टेनलेस स्टील इट इज द सब्सटेंस ऑफ द यूज। आर यू गेटिंग दिस? इसलिए मिश्र धातु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है? यूजुअली तुम देखोगे कि यहां पर अगर स्टेनलेस स्टील में देखोगे तो आयरन का जो कंपोजिशन होता है तकरीबन 90% होता है। तो तुम बोलोगे कि माथा काला के कॉलर मत पकड़ लेना कि 90%, एक जगह हम 95% पढ़े हैं। अरे भाई, स्टेनलेस स्टील का डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड होता है। हम बस कहना चाहते हैं कि जो क्रोमियम होता है वह 5 से 10% तक वेरी करता है। ज्यादा क्रोमियम, ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस, ज्यादा उत्तम क्वालिटी ऑफ द स्टील, साथ में आप वेनेडियम को भी ऐड करते हैं, मैंगनीज को भी ऐड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को भी ऐड करते हैं, बट दे आर इन द ट्रेस अमाउंट लेस देन 1% होता है। सहमत है बात को? तो ये है मिश्र धातु और ये है उसका इंपॉर्टेंस एज ऑफ नाउ। अब देखो, हम अभी तुमको बताएं कि एक तरफ भैया मेटल लेना, साथ में तुम कुछ और चीज को लेना, तो तुमको क्या बनता है? मिश्र धातु बनता है, एलॉय बनता है। अगर एक मेटल मरकरी है, याद रखना मेटल के बारे में हम तुमको बता रखे हैं कि एलिमेंट दो तरह का है। अगर तुम एलिमेंट देखोगे तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। अगर अकेला मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर इज मरकरी, अकेला नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन। तो अगर आपसे पूछे कि विच आर द हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, 2, मरकरी एंड ब्रोमीन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर पूछेगा कि ऐसा कौन सा मेटल जो लिक्विड है वो है मरकरी, ऐसा कौन नॉन मेटल लिक्विड है, ब्रोमीन। टोटल एलिमेंट कितने? 2। यहां रखा मत है ना आप। तो अब ध्यान से देखने की तुम कोशिश करो, अगर जो एक मेटल है वो मरकरी है तो उस एलॉय को अमलगम बोलते हैं। ध्यान आप देंगे, उस एलॉय को आप अमलगम बोलेंगे। अगर भाई जो मेटल है साथ में कुछ और भी रहेगा हमें चलेगा, लेकिन अगर एक जो मेटल है अगर वो मरकरी है तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। तो बोलेंगे सर अमलगम का यूज बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे तुमको दांत में कैविटी हो गया, जब दांत में तुमको कैविटी हो गया तो आदमी नहीं बोलता है कि दांत भरवाने जा रहे हैं। तो जो दांत आप भरवाने जा रहे हैं तो दांत में बोलता है कि हम चांदी डाल रहे हैं, वो चांदी उंदी नहीं डालता है, डेंटल अमलगम डालता है। तो हमारा आपसे प्रश्न है कि ये बताइए कि कोई महंगा होता है कोई सस्ता होता है, ऐसे क्यों? अगर हम बोल रहे हैं कि डेंटल अमलगम है, इसका मतलब कि एक चीज बहुत स्पष्ट हो गया कि उसमें एक कंपोनेंट मरकरी है। एज सिंपल एज दैट। और एग्जाम में यही आपसे पूछेगा, उसमें एक कंपोनेंट मरकरी है। हम फिर बोलता है कि दांत में चांदी डाल रहे हैं, इसका मतलब कि मरकरी के साथ साथ सिल्वर को भी डाला होगा। एज सिंपल एज दैट। कहीं कहीं कॉपर को भी डालता है, कहीं कहीं टीन को भी डालता है। इनका कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, पर एक चीज स्पष्ट है कि उसमें मरकरी होगा क्योंकि वो डेंटल एमलगम है। अब उसमें सिल्वर का कंपोजिशन ज्यादा होगा तो ज्यादा महंगा होगा, सिल्वर का कंपोजिशन कम होगा तो सस्ता होगा। पर जो दांत में भराता है वो डेंटल एमलगम होता है, जिसमें मरकरी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर एक सब्सटेंस बताइए जो अमलगम नहीं बनाता है, वो है आयरन, तो आपके जहन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्यों आयरन अमलगम नहीं बनाता है? भाई बाकी सब तो बना दे रहे हैं अमलगम। इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि मरकरी का जो प्रॉपर्टी है, मरकरी कहता है कि पहले हमारे अंदर घुलो उसके बाद अमलगम बनो। तो मरकरी पहले इनको डिसॉल्व करेगा, आइए मेरे साथ मिलिए, फिर अमलगम बनेंगे। आयरन बोलता है कि हम स्टेबल हैं मेरे भाई, हम डिजोल्व फिजोल्व वाला प्रिंसिपल पे काम नहीं करते हैं, हम इतने स्टेबल हैं कि हमें जरूरत नहीं है तुम्हें डिजोल्व करने के लिए। इसलिए तो आप देखोगे कि जो भी स्टेबल सब्सटेंस होता है वो एमलगम नहीं बनाएगा। आयरन उसका एक उदाहरण है। ये सुनो, अगर यहां तक आप बात समझ गए तो फिर मेरे लिए चीजें बहुत आसान है। पहला, लड़का लोग और लड़की लोग दांत पे ध्यान दिया करो, टूथ डीके तुम लोग का हो जा रहा है। अच्छा, जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है उसको क्या कहते हैं? इनामेल बोलते हैं। उसमें क्या होता है? इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है? कमेंट करके बताना क्या होता है। अच्छा ये बताओ, जो तुम ब्रश करते हो तो उसमें एब्रेसिव नाम का सब्सटेंस होता है जो घर 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 करता, लगता है कि दांत घिसता है, वो क्या होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब तुम बताओ कि इनामेल किस चीज से बना हुआ? कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फ्लोराइड से, किससे बना हुआ है? ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। अब कुछ हम एलॉय का उदाहरण लेते हैं जो बीपीएससी खूब पूछता है। जैसे तुम देखो, ये है ब्रास, एक है ब्रोंज। ब्रोंज आपने सुना होगा, ब्रोंज मेडल भी होता है। ये है रोल गोल्ड, जो जाली दो भर भर हाथ में पहन लेगा, रोल गोल्ड। यहां पे गर्दन लगता है कि जैसे पशु को कैसे बांधते हैं ऐसे बांध लेगा, गर्दन में हाथ में बांध लेगा। ये है फ्यूज। फिर मिस्त्री साहब जो आते हैं वो शोल्डर लेके आते हैं। ये सब एलॉय का उदाहरण है। अब हमको कुछ कंपोजिशन पता होना चाहिए। जैसे ब्रोंज है
तो याद रखो कि यहां पर कॉपर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, प्लस ब्रोंज है तो कॉपर प्लस टीन जो है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ब्रास में कॉपर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लस जिंक इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिंक को जस्ता बोलते हैं। तो कॉपर प्लस टीन इज ब्रोंज, कॉपर प्लस जिंक इज ब्रास। कॉपर का मात्रा 70%, जिंक का मात्रा 30%, कॉपर का मात्रा 88%, टीन का मात्रा 22%। रोल गोल्ड के केस में तुम देखोगे तो यहां पर कॉपर का मात्रा 90% और अल्युमिनियम का मात्रा 10%। जितना हम बता रहे हैं इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, मात्रा 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, शोल्डर किस चीज से बना हुआ है? टीन से बना हुआ है और लेड से बना हुआ है। फ्यूज किस चीज से बना हुआ है? टीन से बना हुआ है, लेड से बना हुआ है। आप जो भी मार्केट का प्रश्न पत्र, जो भी पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम का होगा, आप उठा के बनाएगा, आपसे बनेगा, टीन और लेड का बना हुआ है। इसका मतलब कि सर शोल्डर में भी टीन लेड है, फ्यूज में भी टीन लेड है। इसका मतलब कि कंपोजिशन अलग होगा, उनका अमाउंट अलग होगा। हमको फ्यूज में क्या चाहिए? हमें फ्यूज एक ऐसा वायर चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि फ्यूज क्या हो? जब भाई शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज पहले ही बर्न हो जाए, यही हम चाहते हैं ना। तो हम क्या चाहते हैं कि जो फ्यूज रहेगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूज वायर कम होना चाहिए। तो आप पूछेंगे क्यों ऐसा होना चाहिए? जो हीट जनरेशन होता है वो होता है I²RT। आर मतलब रेजिस्टेंस, अगर इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, हीट ज्यादा जनरेशन करेगा। जैसे हीट का जनरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, फटाक से वो मेल्ट कर जाएगा और तुम्हारा घर का सर्किट चला जाएगा, बिजली चला जाएगा, तो तुम्हारा घर बच जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज तुमको पता होना चाहिए। अब देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको स्टार मार्क करके लिखो, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का मात्रा कितना होता है? 0%। एग्जाम में यही तुमसे क्वेश्चन घुमाता है, सिल्वर का मात्रा है 0%। तो आप बोलेंगे फिर इसमें रहता क्या है? तो भाई पहले है कॉपर, साथ में आप इसमें डाले जिंक, प्लस 15% इसमें आप निकल डाल देते हैं। तो ये जो सब्सटेंस बनता है ये कैसा होता है? सिल्वर की तरह इसमें लस्टर होता है, पर इसमें सिल्वर 0% होता है। इससे एग्जाम के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है कि आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भाई जर्मन सिल्वर है तो सिल्वर 10% होगा, 5% होगा, सिल्वर 0% होता है, मिसनोमर है। तो फिर आप बोलेंगे फिर सिल्वर नाम क्यों है? सिल्वर इसलिए नाम है क्योंकि सिल्वर की तरह दिखता है। जर्मन सिल्वर क्यों नाम है? क्योंकि इसको जब वैज्ञानिक खोजा था 1823 में, वो जर्मन साइंटिस्ट था, उसका नाम था ऑगस्ट गिटनर। ये वैज्ञानिक चूंकि जर्मन साइंटिस्ट खोजा था और सिल्वर की तरह लगता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया जर्मन सिल्वर। इसको चाइनीज सिल्वर भी बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। ये है आपका जर्मन सिल्वर। अब हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको ड्यूर एल्यूमीन और मैग्नीशियम आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम सोर्स क्या है? मोमेंटम। ये साइंस का किताब है, कहां से आ रहा है? वाइली इंडिया से आ रहा है। बहुत लोग आप लोग वेट कर रहे थे, फाइनली ये किताब आ गया है और कुछ अनाउंसमेंट भी है, देख लो। कहां से तुम इसको ले सकते हो? तुम यहां पर जाना, bpscconceptwala.com की वेबसाइट पर जाना, यहां पे आवर स्टोर में जाना। जैसे आवर स्टोर में जाओगे तो ये मोमेंटम किताब है, आउट ऑफ स्टॉक है, पर ये किताब जो है तुमको 6 बजे उपलब्ध हो जाएगा। तुम लोग बार बार बोल रहे थे, तो ये जो है अभी 6 बजे तुम इसको ऑर्डर कर सकते हो। ऑफलाइन मार्केट में कल से अवेलेबल होगा दिल्ली में, ठीक है? दिल्ली में कल से पूरा अवेलेबल हो जाएगा। आज शाम में 6 बजे से इसको तुम लोग प्री बुक कर सकते हो। ये दोनों किताब को बेस्ट सेलर बनाने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बहुत शुक्रिया। ये जो अस्त्र बुक है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि इसका बहुत लोग आप लोग बोल रहे हैं कि सर इसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं सॉल्यूशन दिया हुआ है? अस्त्र में 6000 प्लस क्वेश्चन हम लोग ने दिया है। जब 6000 प्लस हमने क्वेश्चन दिया है तो इस सबका आंसर की हम लोगों ने दिया है। आप उसमें देखिएगा एक QR कोड दिया हुआ है, आप QR कोड स्कैन करिएगा तो 1 दिन 2 दिन में सारे टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यूजुअली हम लोग देखते थे कि कोई भी बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पीछे पलट के बना लिया, सॉल्यूशन देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया, तो पर्पस को डिफीट करता है। हम लोग चाहते हैं कि आप बैठ कर उसको प्रयास करें, उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें। जब आप अटेम्प्ट करेंगे वहां पे स्कैनर दिया हुआ है, स्कैन करेंगे आपको वीडियो सॉल्यूशन पे चला जाएगा। अभी उसमें 5-6 वीडियो डाला गया है, 2 दिन के अंदर उसमें सारा वीडियो डाल दिया जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर सारा वीडियो हम लोग डाल देंगे। तो इन दोनों किताब को बेस्ट सेलर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो तर्कस PYQ हिंदी है, ये इंग्लिश वाला तो आ चुका है, जो हिंदी है ये 2 से 3 दिन में आपके पास अवेलेबल होगा। हम समझ सकते हैं कि मुश्किल है। साइंस वाला मोमेंटम तुम लोग को आ गया, इट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट बुक, इसका हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि ये टू द पॉइंट है। BPSC के फील्ड में अभी तक कोई ऐसा किताब नहीं था जो साइंस के लिए क्यूरेटेड था।
कोई बोले फलानवा पढ़ लो, वन लाइनर पढ़ लो, चिलनवा पढ़ लो। इसको हमने पूरा एनसीईआरटी में दिक्कत क्या हो रही थी कि एनसीईआरटी में छठा से 12वां तक है, वही एनसीईआरटी आईआईटी के बच्चों के लिए था, वही एनसीईआरटी नीट के बच्चों के लिए था, वही एनसीईआरटी हम लोग के लिए भी था। तो हम लोगों ने जिस जिस एरिया पर फोकस है उस फोकस को पकड़ के हम लोगों ने कर दिया है। शाम में 6 बजे से बुक कर सकते हो। ये बहुत हो गया तुम्हारा प्रचार, नहीं तो तुम हमको गलियाओगे। अब ध्यान से देखो कि क्या करना है। एक टेस्ट का भी सुन लो। तुम लोग बार बार बोल रहे थे कि टेस्ट का, ये तुमको देना होगा टेस्ट, है ना। कैसे क्या करना है देखो, दिल्ली एंड पटना में 13 जुलाई को मात्र 51 रुपया में हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। ये जो 51 रुपया में 13 जुलाई को टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम दोगे। 13 जुलाई को दिल्ली और पटना में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट हैं। अगर तुम अभी रजिस्टर कर दोगे 51 रुपया में, तो जाकर तुम टेस्ट सेंटर पे टेस्ट दे सकते हो। एग्जाम का टाइमिंग वगैरह सब बता देंगे हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी जाकर रजिस्टर कर लो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। हम लोग बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो अगर तुमने ऑफलाइन के लिए इसको रजिस्टर किया है तो तुम चाहो तो ऑनलाइन दे ही सकते हो, बाय डिफॉल्ट है कि तुम दे सकते हो। एग्जाम का टाइमिंग क्या होगा कि 2 शिफ्ट में होगा। एक तो 12 बजे से 2 PM के बीच में होगा, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, उन्हें वापस जाना होता है, जो बीपीएससी का टाइमिंग है। और दूसरा जो टाइमिंग रहेगा वो हम आप लोग से डिस्कस करके बता देंगे, वो 4 से 6 होगा या 3 से 5 होगा, ऐसा होगा। तो 2 शिफ्ट में हम लोग एग्जाम को कंडक्ट करेंगे। आप मात्र 51 रुपया में इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और ये टेस्ट वन ऑफ द बेस्ट होगा। बीपीएससी पैटर्न से 1 नॉच ऊपर ही हम लोग रखेंगे, 2 नॉच ऊपर रखेंगे। इट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट, आई कैन वाउच फॉर दिस। अब देखो, बहुत लोग तुम लोग बोल रहे थे कि सर ये तो ठीक है, ये तो हम लोगों ने दिया है कि बस आकर तुम देख लो, पर फुल लेंथ टेस्ट हमको ज्वाइन करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एफएलटी कितना होगा और कैसे होगा, अब उसको थोड़ा सा देख लो। बता ही तुम लोग को देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। फिर अभी जो कंटिन्यू करते हैं ना, हाँ देखो, 13 जुलाई को 51 रुपया में टेस्ट है, आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। ₹51 में आइए, ऑफलाइन में टेस्ट दीजिए। दिल्ली में संत निरंकारी पब्लिक स्कूल है, और पटना में अभी एक तो सेंटर कंफर्म है, बोरिंग रोड पे है, मोशन क्लासेस। राजापुर पुल की तरफ चढ़ने जाएंगे, उसके पहले ही आपको हरिलाल स्वीट्स है, वहीं पर है मोशन क्लासेस। फिर 20 जुलाई को एफएलटी है। 23 जुलाई को ये ऑनलाइन मोड में केवल टेस्ट है, और ये कंप्लीटली हम लोग पीवाईक्यू बेस्ड रखे हुए हैं, ऑनलाइन मोड में केवल टेस्ट है। 27 जुलाई को एफएलटी 4 है। 3 अगस्त को, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, फिर आप देखिएगा 16 अगस्त को। ये जो 17, 24 और 31 वाला है, इसका हम लोगों ने नाम रखा है सिमुलेटर 1, सिमुलेटर 2, सिमुलेटर 3। आप अपने परफॉर्मेंस को इस टेस्ट में आंकेंगे कि हाउ मच यू आर गेटिंग मार्क्स। इन टेस्ट में आपको जितना नंबर मिल रहा है, डोंट गिव अ डैम टू दिस। यहां पे हम लोग आपके जो गैप्स हैं उसको प्लग इन करने की कोशिश करेंगे। आप अपना कितना आपकी तैयारी है, आप ये लास्ट 3 टेस्ट में आंकेंगे, जिसको सिमुलेटर 1, 2, 3 हम लोग बोल रहे हैं। लेट मी रिपीट, ये में आप अपना परफॉर्मेंस आंकेंगे, यहां पर आप परफॉर्मेंस को नहीं आंकेंगे। तो तुम बोलोगे कि मास्टर पैसा कितना लोगे, तो भाई एक टेस्ट का 100 रुपया भी नहीं पड़ रहा है, जबकि हम लोग एग्जाम सेंटर पर लेते हैं, ऑफलाइन बोर्ड में लेते हैं, सब चीज लेते हैं, प्रॉपर लेते हैं। फाउंडेशन और अमोक के बच्चों के लिए 499 प्लस जीएसटी है, बाकी बच्चों के लिए 999 प्लस जीएसटी है। जो अदर कोर्स में है 799 प्लस जीएसटी है। ऑनलाइन के लिए 599 प्लस जीएसटी, फाउंडेशन एंड अमोक के लिए ऑनलाइन के लिए 399 प्लस जीएसटी, फॉर अदर कोर्सेज 499 प्लस जीएसटी, ये ऑनलाइन वालों के लिए है। अब कोई क्वेश्चन होता है कि सर हमने ऑफलाइन ज्वाइन किया, पर हमने 3 टेस्ट ऑफलाइन दिया, पर बाकी टेस्ट हम ऑफलाइन नहीं दे पाए। भाई अगर तुमने ऑफलाइन ज्वाइन किया तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पोर्टल पे ऑनलाइन एक्सेस होता ही है। तो अगर तुमने ऑफलाइन ज्वाइन किया है तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पोर्टल पे ऑनलाइन एक्सेस होता है। अगर तुमने ऑनलाइन एक्सेस किया है तो तुमको ऑफलाइन एक्सेस का परमिशन नहीं है, क्योंकि इसमें रेट कम होता है ना, और हमें व्यवस्था करना होता है। लेट मी रिपीट, अगर तुम ऑफलाइन में 10 टेस्ट है या 11 टेस्ट है, अगर तुम 3 टेस्ट ऑफलाइन दिए, बाकी चाहते हो कि ऑनलाइन दे, तो बाय डिफॉल्ट तुम दे सकते हो, तुम्हारे पोर्टल पर अवेलेबल है, जाके तुम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टल पर पीडीएफ भी रहता है, जैसे एग्जाम स्टार्ट होगा आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप सबमिट भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, उसको क्लिक करके भी कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा, उसका समाधान आपको दे दिया जाएगा। पहली बात ये है। दूसरी बात, जो अस्त्र है, अस्त्र का वीडियो सॉल्यूशन जो है 2 से 3 दिन में आपके पोर्टल पर पूरा अवेलेबल हो जाएगा। क्या आपको अस्त्र लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। आप नहीं जानते हैं कि हो सकता है कि 1 लाइनर अभी पूछा है, हो सकता है एनसीईआरटी बेस्ड पूछ दे, क्योंकि उसकी इतनी फजीयत हुई है, तब आप क्या करेंगे? तो अगर आप ये 6000 प्रश्न लगा लेंगे तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में होंगे। पहली बात।
दूसरा, क्या सर आपको तर्कस बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी मार्केट में अवेलेबल किताबें हैं वो केवल बोलेगा 38वां से लेकर 70वां तक है, वो कोई काम का किताब नहीं होगा भाई, मेरा किताब हो या किसी और का हो। बीपीएससी केवल सीसी थोड़ी कंडक्ट करता है, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर कंडक्ट करता है, सीडीपीओ कंडक्ट करता है, एओ कंडक्ट करता है, सैनिटरी मैनेजमेंट कंडक्ट करता है, जुडिशियरी कंडक्ट करता है, ऑडिट ऑफिसर कंडक्ट करता है, असिस्टेंट इंजीनियर कंडक्ट करता है, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर कंडक्ट करता है, हेडमास्टर कंडक्ट करता है। वो सब प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आपको वो प्रश्न भी बनाने चाहिए, क्योंकि वो रिपीट करता है। जो तर्कस मैग्रो हिल से आया है इसमें हम लोगों ने डाल दिया है, आपको जरूर बनाना चाहिए। हिंदी वाला 2 से 3 दिन में आ जाएगा। मोमेंटम लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। मोमेंटम हम ही लोगों ने लिखा है, और मोमेंटम जो है इट इज वन ऑफ द, इट विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ द बीसीडब्ल्यू। व्हेन आई से दिस आई मीन दिस, फ्लैग बियरर ऑफ द बीसीडब्ल्यू। साइंस का कोई भी बीपीएससी के लिए कस्टमाइज किताब नहीं था, इसलिए लाए हैं। ठीक है, अब हिंदी वाला तर्कस के लिए बोल दिया कि 2 से 3 दिन में, मैग्रो हिल से मेरी बात हो गई है, वो 2 से 3 दिन में अवेलेबल किताब को कर देंगे। अब बहुत हो गया प्रचार की बात, अब चलिए विषय वस्तु पर आते हैं, नहीं तो आप हमको गली आइएगा। अब देखो, अब यहां पर देखो मोमेंटम को ही क्रेडिट दे रहे हैं, ड्यूरेलुमिन है और एक मैग्नीशियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये दोनों एलवाए हैं। मैग्नीशियम का मतलब क्या हो गया, यहां पर तुम देखो साफ निकल रहा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, तो यहां पर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एल्यूमिनियम है, 5% मैग्नीशियम है। तो बोलेगी इसमें बड़ी बात क्या है सर, नाम से पता चल रहा है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है मैग्नीशियम में। ड्यूरेलुमिन, एल्यूमिन मतलब एल्यूमिनियम मुख्य रूप से है 95%, और दूर में सब चीज आ जाएगा, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम। हम बस बताना चाहते हैं ये दोनों है, बहुत लाइट वेट होता है, लाइट वेट है, और बहुत, जब लाइट वेट है पर बहुत ही स्टर्डी होता है, बहुत इसकी टफनेस हाई होती है। तो ये जो है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और ये बीपीएससी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मैग्नीशियम किन किन धातु से बना हुआ है, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम उसके नाम में है। ड्यूरेलुमिन किसका है, तो मुख्य रूप से एल्यूमिनियम है, और साथ में क्या है आपको बता रखे हैं, कॉपर है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है। जितना हम बता रहे हैं उससे ज्यादा मत करिए, मोर देन इनफ है। अब ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन को घुमाकर आपसे पूछता है कि ड्यूरेलुमिन और मैग्नीशियम में मुख्य घटक क्या है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, क्या है, तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मुख्य घटक 95% है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेज नंबर 508 पे जिसके पास तर्कस है, जाके जो हमारे पढ़ाने के बाद वीडियो बनाइएगा। इसमें भी यहाँ पे हम लोग क्यूआर कोड डाल दिए हैं, यहां से आप सब वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। एलवाय जो मोमेंटम वाला किताब है उसमें जाकर पेज नंबर 238 पर है, आप चाहें तो उसको जाकर पढ़ सकते हैं। अब आगे देखो, गन मेटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। देखो गन मेटल में बेसिकली क्या होता है, जो बंदूक का बैरल वगैरह बनता है वो गन मेटल से बनता है। इसमें क्या है, कॉपर है, टीन है, जस्ता है, जर्मन सिल्वर आपको बता रखे हैं सिल्वर 0%, बेल मेटल जिसे घंटी वंटी बचती है उसमें कॉपर है और टीन है। बस इसको आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। बाकी जो हम आपको बताएं ये मोर देन इनफ है। अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या पर आना चाहते हैं, कोरोजन पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी का, ध्यान रखना। पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोजन होता क्या है। देखो, डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण जो डिटोरिएशन होता है मेटल की क्वालिटी को, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। व्हेन दिस कोरोजन हैपेंस विद द आयरन इट इज कॉल्ड एज द रस्ट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर रस्ट क्या है, व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, व्हेन एनी मेटल, देखो कोरोजन होने के लिए 2 चीज तुमको चाहिए, एक चीज तुमको ऑक्सीजन होनी चाहिए, दूसरी चीज मॉइस्चर होनी चाहिए। अब जैसे देखो, मानते कोई पार्क है, पार्क में लोहा का गेट लगा हुआ है, उसको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, बारिश के समय पानी भी मिल रहा है, तो वो कोरोड कर जाता है। तो कोरोजन होने के लिए, कोरोड होने के लिए उसको ऑक्सीजन की भी सप्लाई चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए, तभी वो कोरोड हो पाएगा। अगर जो कोरोजन आयरन के साथ होता है उसको रस्ट बोलते हैं। तो रस्ट इज नथिंग बट इट इज अ कोरोजन ओनली। अब ध्यान से देखो, हम लेते हैं आयरन, हमने उसको दिया ऑक्सीजन, हमने उसको दिया मॉइस्चर, तो एक सब्सटेंस बनता है, उस सब्सटेंस का नाम है Fe2O3.XH2O। अब कुछ लोग बोलेगा सर बैलेंस इक्वेशन नहीं है, वी गिव अ डैम टू दिस की बैलेंस है कि नहीं, हमें कंसेप्ट समझना है। जब आयरन है तो वो अकेले है, जब वो रस्ट बन रहा है, इसको तुम कहते हो रस्ट। रस्ट का कलर क्या होता है भाई, इतना तो तुमको पता होगा कि ग्रे ब्राउन कलर का होता है रस्ट आपका। अब ध्यान से देखिए, ये जो रस्ट है इसमें आयरन तो है, साथ में ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वगैरह ऐड हो गया। तो जो रस्ट वाला जो सब्सटेंस होता है उसका वजन ओरिजिनल आयरन से ज्यादा होगा कि कम,
ऑब्वियसली ज्यादा होगा, पर आपको लगेगा नहीं, इट विल बी द मोर। क्यों भाई? इसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, उनका भी तो वजन होगा। याद रखना, उसका वजन बढ़ेगा पर क्वालिटी क्या होगा? स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। यहां से एक चीज स्पष्ट हो गया कि भाई जब कोरोजन हो रहा है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वहां पर ऐड हो रहा है, उसके कारण उसका वेट बढ़ा, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स का भी, उन एलिमेंट्स का भी वेट उसमें ऐड हुआ। पर ओवरऑल उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया। जब रस्टिंग होता है तो देखना जो लोहा है ना परत दर परत उतरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका वेट बढ़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसमें ऐड हो रहा है, पर उसका स्ट्रेंथ घट जाएगा। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताइए, जो रस्ट है यह एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक इन द नेचर होगा कि बेसिक इन द नेचर होगा? हम पहले आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में बता रखे हैं, यह बेसिक इन द नेचर होगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन द नेचर, है ना? आप पुराने लेक्चर सब कभी जाकर देख लीजिएगा, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलेंगे कि सर आप रस्टिंग तो बता दिए, पर कोरोजन और भी सब्सटेंस में तो होता है, एकदम होता है। जैसे अगर आप कोरोजन देखेंगे, अगर सिल्वर का सब्सटेंस लेंगे, सिल्वर जो है हवा में जो गंधक होता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? सिल्वर सल्फाइड बना देता है। और जो सिल्वर सल्फाइड है कैसा होता है? ब्लैक इन कलर होता है। दिस इज नथिंग बट दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ कोरोजन। आप कॉपर लेते हैं, जब तांबा लेते हैं, जब कॉपर को एटमॉस्फेयर या हवा का जब CO2 से रिएक्ट करता है तो वो कॉपर कार्बोनेट बना देता है। और यह जो कॉपर कार्बोनेट है ग्रीन इन कलर होता है, और अगर ये खाना वाना में मिल गया तो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही पॉइजनस होता है। तो ध्यान रखिए, ये जो कॉपर कार्बोनेट का बनना जो है यह कोरोजन का उदाहरण है। सिल्वर का ब्लैक होना कोरोजन का उदाहरण है। रस्टिंग तो क्लासिक उदाहरण है ही कोरोजन का, हमें पता होना चाहिए। अगर आप पतीला वगैरह देखते होंगे जिसमें खाना वगैरह बनता है, अरे यूटेंसिल्स इंग्लिश मीडियम फैंसी क्राउड है, तुम लोग नहीं समझ पाएगा कि क्या है पतीला। यूटेंसिल्स वगैरह तुम देखोगे जिसमें मटन वगैरह रगड़ाता है, उसमें देखना कि अगर ब्रास का सब्सटेंस है तो ब्रास है तो क्या हो गया भाई? कॉपर प्लस जिंक ब्रास में हो गया। हम अभी बताएं कि जहां भी कॉपर है, अगर कॉपर जो है एटमॉस्फेयर में रखा रहेगा तो रिएक्ट करेगा तो कॉपर कार्बोनेट बना देगा, और जो कॉपर कार्बोनेट बनेगा वो जो ग्रीन सब्सटेंस होता है वो बहुत ही जहरीला होता है और खाना में जाएंगे तो हम लोग को वो जान तक ले सकता है। तो उसके लिए जो भी पतीला होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसका कलई करते हैं। आप अगर देखे होंगे गांव देहात में तो उसको बोलता है कि कलई करा के लाइए। जब कलई करा के लाइए मतलब क्या होता है कि उसमें कॉपर प्लस जिंक में हम लोग टीन का लेप लगा देते हैं। जहां पर भुंजाता है वहां पर टीन का लेप लगा देते हैं। जैसे टीन का हम लेप लगा देंगे, टीन का एक कोटिंग चढ़ा देंगे तो उसको बोलते हैं कलई कर दिए। जब आप कलई कर दिए तो अब इसका कोरोजन नहीं होगा। अब कॉपर वहां पर अवेलेबल नहीं है, वहां पर टीन अवेलेबल है। जब टीन अवेलेबल है तो कॉपर कार्बोनेट नहीं बन सकता है, इसीलिए कलई किया जाता है ताकि कॉपर कोरोड नहीं करे, क्योंकि कॉपर जब कोरोड करेगा कॉपर कार्बोनेट बनेगा तो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है। अब तुम बोलोगे कि मास्टर ये बताओ, जब कोरोजन तुम हमको बताए तो बोले कि दो चीज तुमको चाहिए, एक चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा तुमको मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर मतलब पानी चाहिए। अगर हमको कोरोजन से कोई सब्सटेंस को बचाना है तो उपाय मेरे पास क्या है? उपाय है अपने पास। मानते हैं कि ये आपका एक पाइप है, अब इस पाइप लोहा का है, अब आपको इसको बचाना है तो हमको दो ही चीज से तो बचाना है, उसको ऑक्सीजन से कांटेक्ट को खत्म कर दे और पानी से कांटेक्ट को खत्म कर देंगे तो मेरा कोरोजन से बच जाएगा। हमने क्या किया कि यहां पर हमने एक वायल का लेप लगा दिया। जैसे हमने वायल का लेप लगा दिया तो पानी और वायल का दोस्ती है? दोस्ती ही नहीं है। पानी छटक जाएगा, पानी स्लिप कर जाएगा, तो ये पानी कभी यहां पर एक्ट नहीं कर सकता है। ये मेरा आपका जो है आयरन वाला सब्सटेंस है। अब आयरन मेरा कांटेक्ट में है नहीं एयर का, वायल कांटेक्ट में है, तो हमने ऑक्सीजन को भी कट कर दिया, वाटर को भी कट कर दिया। तो आप बोलेंगे सर हम वायल नहीं लगाएंगे, तो आप ग्रीस लगा दीजिए। जो गाड़ी वाड़ी में बेरिंग्स वगैरह में लगता है ग्रीस लगा दीजिए। जैसे आप ग्रीस का कोटिंग कर दिए तो भाई जैसे ग्रीस का इसके ऊपर मानते हैं कि आपने एक ग्रीस का कोटिंग कर दिया, जैसे ग्रीस का आपने कोटिंग कर दिया तो भाई ग्रीस का पानी से नहीं जमता है, दोनों का टच अच्छा नहीं है, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं कर सकता है। पानी को रिपेल कर दिया, और ग्रीस बाहर है तो एटमॉस्फेयर से ग्रीस कांटेक्ट में है, आपका मेटल थोड़ी कांटेक्ट में है, तो आपने पानी से भी कांटेक्ट खत्म कर दिया और ऑक्सीजन से भी आपने कांटेक्ट खत्म कर दिया। तीसरा आप उपाय क्या कर सकते हैं कि आप इतना मत करें, आप उसको पेंट कर दें। और ये जो चीज बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पाइप है और ये आयरन का पाइप है, तो हमने क्या करा कि हमने इस पर पेंट लगा दिया। इसीलिए तुम देखते हो कि तुम्हारा जो ग्रिल वगैरह लोहा का होता है हर साल हम लोग उसको पेंट करते हैं। जैसे हमने पेंट उसको कर दिया तो डायरेक्ट जो हमारा मेटल है उसको पानी, अगर बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में डायरेक्ट हमारा मेटल पे नहीं कनेक्ट कर रहा है,
पहले पिंट कनेक्ट कर रहा है तो पिंट सेक्रीफाइस हो रहा है। दूसरी बात, जब हमने पिंट किया है तो ऑक्सीजन से पिंट रिएक्ट कर रहा है, ना ही कि हमारा आयरन रिएक्ट कर रहा है। इस तरह से हमने कोरोजन को बचा लिया। एक और तकनीक होता है, उस तकनीक को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर तुम पावर प्लांट्स वगैरह में देखोगे तो पाइप के थ्रू बहुत लंबे लंबे 10-10 किलोमीटर लंबा, 5-5 किलोमीटर लंबा पाइप के थ्रू आपको पानी भेजना होता है। जब पाइप के थ्रू आप पानी भेजते हैं तो वहां पर आप कैसे देखेंगे, ग्रीस कितना दूर में लगाइएगा, पेंटिंग कितना दूर में करिएगा, नहीं संभव होता है। तो आप क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम लोग जिंक का कोटिंग कर देते हैं। जिंक का कोटिंग क्यों करते हैं, जैसे आपने जिंक का ऊपर में कोटिंग कर दिया तो अब हमारा नीचे लोहा बचा हुआ है, ऊपर जिंक है। जिंक लोहा से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन से पहले कौन रिएक्ट कर जाएगा, जिंक रिएक्ट कर जाएगा। जैसे जिंक रिएक्ट करके अपना एक सब्सटेंस बना लिया, जो भी बना लिया, जिंक का ऑक्साइड बना लिया। हमारा आयरन नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव जिंक था, जिंक रिएक्ट कर लिया। जब जिंक रिएक्ट कर लिया तो जिंक जो है सैक्रिफाइसिंग मटेरियल हो गया, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। भाई ऑक्सीजन और पानी आया, जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, वो रिएक्ट करके अपना कंपाउंड बना लिया, अपना ऑक्साइड्स बना लिया, और मेरा आयरन नहीं रिएक्ट कर पाया क्योंकि उसके तुलना में कम था। जब कम था तो हमारा लोहा बच गया और हमने जिंक को सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जिंक की बात आ गई तो हम आपसे 2-3 चीज और बात करना चाहते हैं। आपने सुना होगा फूल्स गोल्ड के बारे में। फूल्स गोल्ड क्या है, पाइराइट को फूल्स गोल्ड बोलते हैं, FeS2 को फूल्स गोल्ड बोलते हैं। आपने फिलोसफर्स उल का नाम सुना होगा, है ना। फिलोसफर्स उल क्या होता है, अगर जब जिंक को आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं, जलाते हैं, तो एकदम उल की तरह, रुआ की तरह एक एसनुमा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम फिलोसफर्स उल बोलते हैं। प्लैटिनम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैटिनम इज ऑफन कॉल्ड एज द व्हाइट गोल्ड। पैलेडियम को क्या बोलते हैं, व्हाइट लस्टर का होता है, इसलिए इसको हम लोग व्हाइट मेटल भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ चीज है जो आपको एलवाई से पता होना चाहिए, और बाकी सवाल को बनाइएगा। और मोमेंटम आज शाम में 6 बजे कर लीजिएगा, और आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए, है ना। कुछ लोग बोलेगा कि सर मेरा तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है। अरे भाई प्रिपरेशन नहीं है, जितना पढ़े हो, मानते हैं कि 50% ही पढ़े हो, तो कौन तुमको यहाँ पे टॉप करने के लिए बोला जा रहा है। जितना 50% पढ़े हो उसी को जाकर अटेम्प्ट करो। मानते हैं कि 13 तारीख को हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था, हमने पॉलिटी पढ़ा था, हमने साइंस पढ़ा था, हमने ज्योग्राफी पढ़ा था, तो जो हमने पढ़ा है हम उसी को रिवाइज करें। यहाँ पे उस चीज का तो क्वेश्चन तो रहेगा ही ना, आप जाकर उसको अटेम्प्ट करिए और देखिए कि हमने अगर 50 क्वेश्चन हम पढ़ के गए थे तो कितना क्वेश्चन सही करते हैं, वो ज्यादा अच्छा टेस्ट है। बाकी मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि जो सिमुलेटर टेस्ट 1, सिमुलेटर टेस्ट 2, सिमुलेटर टेस्ट 3 है, आप उससे अपने परफॉर्मेंस को जज करिएगा। अभी के टेस्ट से परफॉर्मेंस को बिल्कुल जज मत करिएगा। अपना नाम अलग बदल दीजिएगा। कौन आपका रिजल्ट देख रहा है, हमको फुर्सत है कि आपको फुर्सत है कि आपके दोस्त को फुर्सत है, नाम XYZ कर लीजिए, पर टेस्ट जरूर दीजिए, और बहुत जरूरी है टेस्ट देना। पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो आप टेस्ट देंगे वो तो बहुत, इट इज द वन पार्ट ऑफ द वर्क डन। आप 2 घंटा का टेस्ट दीजिएगा, पर यकीन मानिए आपको 6 घंटा उस टेस्ट पेपर पे समय देना होगा। अगर आपको लगता होगा कि हम लोग कहीं कट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो सब हम लोग नहीं करते हैं। सेल्फ फ्रेम्ड क्वेश्चन होता है, एक एक क्वेश्चन क्यूरेटेड क्वेश्चन होता है, कि ऐसा नहीं कि कहीं से उठाए कहीं से उठाकर हम लोग डाल दिए, ऐसा नहीं करते हैं। एक एक क्वेश्चन वेल क्यूरेटेड क्वेश्चन होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब 71वीं BPSC होगा तो हम लोगों को श्वेत पत्र जारी करना पड़ता है कि कितना क्वेश्चन टकराया, कितना क्वेश्चन नहीं टकराया। तो वो हमारे चरित्र पर आएगा, संस्थान के नाम पर आएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन बहुत जो है डाइसी होता है, एक एक क्वेश्चन को एक ऑब्जेक्टिव के साथ फ्रेम किया जाता है। तो टेस्ट पेपर को बहुत सीरियसली लीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर एक टेस्ट दे दें, दूसरा कोचिंग में दूसरा टेस्ट दे दें, उससे बेनिफिट नहीं होगा। जहां पर भी आप दे रहे हैं आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंटिन्यू करने की कोशिश करिएगा, ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, टेस्ट सेंटर पे 13 तारीख को मिलते हैं। खूब शुभकामना। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, फिर आपके कमेंट को देखकर हम लोग रेसिप्रोकेट करेंगे। शुक्रिया। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।